गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछला वीडियो में हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखे थे। आज का वीडियो में मेरा टॉपिक रहेगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का वीडियो मेरा टॉपिक रहेगा आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपका पीछे जो क्लास में बताया गया है वो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक, इसलिए जो लोग नए फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं उसके पहले आप मेरा पहले का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम आप लोग को बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे ग्राफ पर करते हैं वो आपको याद होगा तो आप लोग को आर्गुमेंट ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम होगा उसको समझने में। ठीक, देखिए जनरली हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट को डिनोट करते हैं। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय आर्गुमेंट जेड से। ठीक, इससे इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले कल हम आप लोग को बताए थे, पहले बताने से पहले इसको फिर से देख ले रहे हैं। ठीक, डिफाइन इसके बाद करेंगे। कल हम आप लोग को बताए थे कि ग्राफ जैसे कोऑर्डिनेट का हम लोग करते हैं उसी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो प्लेन हम लोग यूज करते हैं इसको हम लोग आर्गेंट प्लेन बोलते हैं। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट में कार्टेशियन प्लेन का यूज करते थे तो इसमें हम लोग आर्गेंट प्लेन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इसको कल बोले थे हम कि इसको रियल एक्सिस बोलते हैं और इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। वहाँ पे एक्स एक्सिस था, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये रियल एक्सिस और ये क्या हो जाता है, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, अब देखिए कोई पहले हम समझेंगे आर्गुमेंट कहते हैं किसको है। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम आपको दिए, मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स पॉइंट है z = a + ib का। किसका कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, z = a + ib का। ठीक, तो ऑरिजिन से हम इस पॉइंट को पहले मिलाएंगे। ऑरिजिन से उस पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करता है, यहाँ पे कितना एंगल क्रिएट करता है, थीटा। तो इस थीटा एंगल को ही हम लोग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स जेड बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इस थीटा एंगल को ही कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या बोलते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए इस जो एंगल यहाँ पे क्रिएट कर रहा है तो किसके एक्सिस, कौन सा एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्रिएट कर रहा है, पर रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्लियर कर रहा है। ठीक, इस वजह से कोई आपको डिफाइन करने के लिए बोलेगा कि आर्गुमेंट डिफाइन कीजिए कोई भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहाँ पे आप बोलिएगा आर्गुमेंट या एंगल मेड बाय ओ जेड, एंगल मेड बाय ओ जेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। किसके साथ, एंगल मेड बाय ओ जेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। क्लियर, देखिए यहाँ पे डिफाइन लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिए, इट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय ओ जेड विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। ठीक है, कौन सा एक्सिस के, रियल एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल क्रिएट करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अब देखिए आर्गुमेंट दो टाइप का होता है। आर्गुमेंट को हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जनरल होता है और एक प्रिंसिपल होता है। ठीक, इसको मिटा रहे हैं। आर्गुमेंट को हम लोग दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, एक होता है जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट,
एक होता है जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, दूसरा होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। एक होता है जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, नेक्स्ट क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक। देखिए वहाँ पे जो हम बताए आप लोग को, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसको लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी इसको बोलते हैं, ठीक। देखिए इसको जब आप लिखिएगा, ठीक, इसको आप लिखिएगा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हम बोले दो टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल वैल्यू होता है, ये क्या होता है आपका जनरल वैल्यू होता है। प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो मान ले कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये तो ये हो गया और ये आपका क्या हुआ बी, क्योंकि बोले थे आपका इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग और रियल पार्ट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं, ठीक। अब बोलेंगे यहाँ पे थीटा जो एंगल क्रिएट कर रहा है, इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप लोग अपने मन से जब ट्रिग्नोमेट्री आपको आता है तो आप लिखिएगा टेन थीटा इक्वल टू सर बी बाई ए होगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा बी बाई ए, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन इनवर्स बी बाई ए। ये एम्पलीट्यूड का आर्गुमेंट का फॉर्मूला मिला आपको। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स बी बाई ए, आर्गुमेंट का फॉर्मूला मिला ना। आपको एक एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ रहेगा, मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल दिए हम, दो कंडीशन इसमें थोड़ा सा होता है। देखिए जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट होता है ना, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट थीटा, उसका वैल्यू पाई से माइनस पाई के बीच का होता है, पाई से बड़ा और माइनस पाई के बीच का होता है, ठीक। ये हमको पहचानने का प्रोसेस भी हो गया किस चीज़ का, और हम बोलेंगे आपसे कि दो मेथड में लिखना है आप लोग को। एक फर्स्ट प्रोसेस हो गया आपका जनरल वैल्यू में और दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू में। तो जनरल वैल्यू में कोई भी आर्गुमेंट तभी कहा जाएगा जब वो पाई और माइनस पाई के बीच का होगा, पाई और माइनस पाई के बीच का होगा तो जनरल वैल्यू होगा, ठीक। उससे बड़ा आप लिखिएगा तो जनरल वैल्यू में वो नहीं होगा। क्लियर। देखिए हम आपको एक बोले एग्जांपल दिए कि Z1 का आप हमको बताइए आर्गुमेंट क्या होगा, और Z1 का वैल्यू या तो Z का वैल्यू हम लिख दिए Z इक्वल टू लिखे 1 प्लस आई, Z इक्वल टू क्या लिखे हम 1 प्लस आई, बोले इसका आर्गुमेंट बताइए, सिंपल है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ही देखते हैं, ये आपका रियल एक्सिस होता है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस होता है, ठीक। यहाँ मान लीजिए यहाँ तक 1 है, इधर भी 1 है, इधर 2 होगा, ठीक है, इधर -1, ग्राफ तो आपको पता ही है, ठीक। तो हम इधर छोड़ दीजिए तक। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लें इस पॉइंट पर Z इक्वल टू 1 प्लस आई है, इस पॉइंट पर Z इक्वल टू 1 प्लस आई है, अगर इसको ऐसे मैच करेंगे हम इस टाइप से, तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या 1, ये भी 1 और ये भी 1, इसके हम आर्गुमेंट कहते हैं किसको, जो यहाँ पे एंगल बनता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, जो यहाँ पे एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट। तो थीटा निकालेंगे हम, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा आप, या तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, टेन थीटा इक्वल टू लिखिएगा 1/1, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा आप 1, तो बोलिए टेन थीटा इक्वल टू π/4, टेन थीटा इक्वल टू क्या π/4, तो बताइए सॉरी टेन π/4 यहाँ पे लिखेंगे टेन π/4, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग π/4। इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम। जब टेन थीटा का वैल्यू 1 है तो टेन थीटा इक्वल टू टेन π/4, क्योंकि टेन π/4 मतलब 45 डिग्री, मतलब क्या 45 डिग्री, और टेन स्ट्रेंथ कैंसिल हुआ, थीटा का वैल्यू कितना मिला आपको π/4। तो यहाँ पे आपका देखिए जनरल वैल्यू आर्गुमेंट का क्या हो गया आपका, जनरल वैल्यू आर्गुमेंट का हुआ π/4, π/4 पाई और माइनस पाई के बीच का है, तो जनरल वैल्यू हो गया, ठीक। अब देखिए आप बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे सर तो जनरल वैल्यू हम लोग निकाल लिया आर्गुमेंट का, तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलेगा। देखिए इस एंगल को यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है इसको लिखने के लिए बहुत सा प्रोसेस है, ठीक। कोई आएगा बच्चा उसको ऐसे ही बोल सकता है सर इसको π/4 + 2π लिख सकते हैं, ठीक। कोई आके बोलेगा सर π/4 + 3π लिख सकते हैं, कोई उसमें डिफरेंट नहीं है। कोई बोलेगा π/4 + 4π लिख सकते हैं।
पाई बाई 4 माइनस 4 पाई लिख सकते हैं, पाई बाई 4 माइनस पाई लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक, इसलिए जो इसको हम लोग जब लिखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट में, तो याद रखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट में लिखने के लिए केवल बहुत इजी ट्रिक है, जब प्रिंसिपल वैल्यू में लिखना होगा तो जो आप जनरल वैल्यू निकालें उसमें 2n पाई ऐड कर लीजिएगा। ठीक, तो प्रिंसिपल वैल्यू में लिखिएगा, देखिए जनरल वैल्यू तो आपका हो गया पाई बाई 4, और प्रिंसिपल वैल्यू लिखिएगा तो पाई बाई 4 प्लस 2n पाई। आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री में n यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटीजर है, n क्या है आपका इंटीजर। अब इंटीजर से मीन्स क्या हुआ, n के यहाँ पे -1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, 3 रख लीजिए, 4 रख लीजिए, कुछ भी रखिए, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर कोई बच्चा के बोलेगा डायरेक्ट पाई बाई 4 प्लस 6i तो वो भी सही है, क्योंकि हम n लिख दिए, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू लिखने के लिए समझ में आया? इसी को हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड भी बोलते हैं। क्लियर? ठीक, फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं आप लोगों को। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालना हो, तो आर्गुमेंट उस थीटा को बोलते हैं जो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बनता है। इधर ये भी एक एंगल इधर ही बन रहा है, ये जो ओजेड है एक एंगल इधर ही बना रहा है। ठीक, बट हमको उस एंगल को नहीं देखना है, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है वो निगेटिव रियल एक्सिस के साथ बन रहा है। इधर आपका पॉजिटिव, इधर कैसा एंगल है, इधर निगेटिव एंगल है। तो हमको देखना है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। क्लियर? या उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। बात समझ में आया? उसके बाद बोले कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को हम लोग 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, एक जनरल वैल्यू में और एक प्रिंसिपल वैल्यू में। तो जनरल वैल्यू में देखिए यहाँ पे 45 डिग्री नहीं, हम लोग रेडियन मेथड में लिखना है, एंगल हमको रेडियन में लिखना है, जिसको पाई का फॉर्म में लिखिएगा। ठीक, ऐसा नहीं कि 45 लिखना है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू में लिखने के लिए क्या बोले हम आप लोग को, इसमें अपने मन से यहाँ पे 2n पाई, जनरल वैल्यू में आप 2n पाई ऐड कर लीजिएगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, तो यहाँ पे थीटा है, तो थीटा को हम थीटा प्लस 2 पाई नहीं लिख सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है? थीटा को थीटा प्लस 3 पाई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थीटा को थीटा प्लस 4 पाई भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा उसका वैल्यू में। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री आपको पढ़े हैं तो इतना आपको नॉलेज जरूर होगा। ठीक, इसमें वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगा। इस वजह से हम n पाई ऐड किए। ठीक, क्योंकि हम आप लोगों को बोलते कि सर प्रिंसिपल वैल्यू भी आपका इतना ही होगा, तब हमको बोल सकते हैं सर पाई बाई 4 प्लस 3 पाई नहीं लिख सकते हैं, पाई बाई 4 प्लस 4 पाई नहीं लिख सकते हैं। हाँ, तो लिख सकते हो, कोई इसमें डिफरेंट नहीं होगा। क्लियर? देखिए इसको इरेज करते हैं। देखिए एक एग्जांपल और दे रहे हैं आप लोगों को। Z1 इक्वल टू लिखिए -1 प्लस √3i। Z1 इक्वल टू क्या लिखिए -1 प्लस √3i। ठीक, अब देखिए इसी में फॉलो करते हैं तो अलग ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये रियल एक्सिस और क्या है वो इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक, अब देखिए इधर का वैल्यू आपका सारा पॉजिटिव होता है 1 2 3। ठीक, रहने देते हैं। इधर का वैल्यू वो भी पॉजिटिव होता है, इधर भी आपका निगेटिव वैल्यू होता है इस साइड, और इस साइड भी आपका निगेटिव वैल्यू होता है। ठीक, इधर माइनस वैल्यू होगा, इधर ही माइनस वैल्यू। आपका क्या दिया हुआ -1 प्लस √3i, क्या दिया हुआ वैल्यू -1 प्लस √3i दिया हुआ है, समझे? -1 प्लस क्या दिया हुआ है √3i। अब देखिए x का वैल्यू कैसा है निगेटिव, और y का वैल्यू क्या है पॉजिटिव। x का वैल्यू निगेटिव और y का वैल्यू पॉजिटिव। जब x का वैल्यू निगेटिव है तो और y का वैल्यू पॉजिटिव, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये वाला नंबर, या ये वाला कॉम्प्लेक्स पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, z इक्वल टू -1 प्लस √3 इस पॉइंट पे है। ठीक, अगर इसको मिलाएंगे ऐसे मैच करेगा। ठीक है, बात समझ में आया? ठीक, अब हम बोले आप लोग से
इसका आर्गुमेंट बताइए, इसका आर्गुमेंट बताइए। ठीक, अब सोच रहे होंगे सर बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे √3 है, आसान नहीं है। आसान कैसे? देखिए पहले तो हमको थीटा निकालना है। आर्गुमेंट इसको नहीं बोलते हैं, देखिए आर्गुमेंट हम लोग बोलते हैं जो ओजेड जो लाइन है वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये ओजेड लाइन हम डिफिनीशन में लिखवाए थे कि ओजेड पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। तो इसके साथ एंगल ए वाला ना बन रहा है, ठीक, उसके साथ एंगल कौन बन रहा है? ए वाला। तो बात समझ में आया? तो हमको इस थीटा को निकालना है, हमको क्या निकालना? उस थीटा को। तो यहाँ पे मान लेते हैं अल्फा एंगल है, ठीक है। वहाँ अब हम खुद से सोच रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक टोटल पाई है, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है? पाई। और पाई में से जब हम अल्फा को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, पाई में से अल्फा को अगर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर? तो क्या करेंगे हम यहाँ पे पहले तो निकालेंगे हम लोग अल्फा का वैल्यू। तो tan अल्फा इक्वल टू लिख सकते हैं आप √3/1। तो बोलिए tan अल्फा इक्वल टू tan π/3 लिख सकते हैं। तो बोलिए अल्फा का वैल्यू कितना? π/3। अल्फा का वैल्यू कितना हो गया? π/3। हम बोले आर्गुमेंट ऑफ जेड बताइए। क्या बताइए? आर्गुमेंट ऑफ जेड। बोलिए आर्गुमेंट जेड थीटा। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू क्या? थीटा। तो थीटा के लिए क्या बोले? टोटल पाई है। टोटल क्या है? पाई। अगर पाई में से हम अल्फा को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? पाई माइनस π/3 कर लेंगे। 3 LCM होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2π/3। अब देखिए ये आपका जनरल वैल्यू हुआ, ये आपका क्या हुआ? जनरल वैल्यू। हम आप लोग को बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। क्या बताइए हमको आप? प्रिंसिपल वैल्यू। बस कोई टेंशन नहीं, लास्ट में क्या कर लेना है? 2n π या तो 2k π कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2π/3 प्लस n, सॉरी 2π/3 प्लस 2n π। ठीक, n क्या है आपका? इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर। कोई इसमें डिफरेंट या कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल और देते हैं। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है उसको कैसे निकाल सकते हो हम बता दें आप लोगों को। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर कोई नंबर रहता है उसको कैसे निकाल सकते हैं आर्गुमेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि आपके पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है उसका कैसे हम लोग निकाल सकते हैं आर्गुमेंट, वो देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल और हम आप लोग को दे रहे हैं। एक एग्जांपल हम आप लोग को दे रहे हैं Z2 इक्वल टू -√3 - i, या तो ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -√3i। आप जो अच्छा √3 लिख दें पहले, ठीक है, -√3 - i, जो आप लोग का मर्जी, बच्चा से ही हम लोग चलते हैं, ठीक। तो -√3 क्या? i। अब देखिए इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग ग्राफ पर, इस नंबर को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट का ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि माइनस और माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़ चुके हैं, जब दोनों माइनस में रहेगा तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, याद होगा आप लोग को। ये आपका रियल पार्ट है, आपका इमेजिनरी पार्ट। मान लेते हैं यहाँ पे नंबर है z, यहाँ पे है, तो z इक्वल टू क्या बोले? -√3 - i। इसको यहाँ से मिलाएंगे o से, हम इसको o से मिलाएंगे और यहाँ पे देखिए ऐसे क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक, वैसे लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं होगा, समझे। अभी हम क्या बोले कि एक्स एक्सिस का वैल्यू क्या है आपका? √3 और वाई एक्सिस का वैल्यू क्या है? 1, ठीक है। एक्स एक्सिस का वैल्यू √3 और वाई एक्सिस का वैल्यू 1। अब इसका निकालना है आर्गुमेंट। इसका क्या निकालना है? आर्गुमेंट। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आर्गुमेंट यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक, यहाँ से यहाँ तक आर्गुमेंट नहीं होगा, क्योंकि जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट का एक कंडीशन है कि जनरल वैल्यू आर्गुमेंट का जो होता है पाई से बड़ा और माइनस पाई से क्या होता है? छोटा। तो देखिए अब पाई और माइनस पाई के बीच का बात है, तो देखिए पाई से बड़ा हो जा रहा है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है जनरल वैल्यू के लिए। तो हम लोग ऐसे करते हैं, माइनस पाई तो होता है ना, तो हम लोग इस साइड से देखते हैं, ठीक, तो इस साइड से देख रहे हैं तो पाई से छोटा हो रहा है, ठीक। आप लोग देखिए, याद रखिएगा, जब क्लॉकवाइज मूव करते हैं हम लोग,
क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो निगेटिव एंगल, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो पॉजिटिव। क्लॉकवाइज मतलब ऐसे मूव करेगा, ऐसे, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज इधर देख, इधर लिखवा रहे हैं हम लोग को। ये आपका क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज मूव करेगा तो निगेटिव एंगल, ठीक। और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो पॉजिटिव एंगल। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं, ठीक। कोई भी एंगल बनता है तो एक ट्रांसवर्सल लाइन होता है, ठीक। अब देखिए मतलब हमको इस एंगल को निकालना पड़ेगा, थीटा को नहीं। आर्गुमेंट निकालने के लिए हमको इस एंगल को निकालना पड़ेगा, तभी हम लोग उसका आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। देखिए फिर से इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। नहीं, इसको अगर हम निकाल लेते हैं तो वो निकल जाता है। इसको अल्फा मान लो, क्या मानिएगा इसको आप, अल्फा। तो आप लिख सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू 1/√3, ठीक। तो tan अल्फा इक्वल टू tan π/6 लिख सकते हैं ना। तो बोलिए अल्फा इक्वल टू कितना, π/6। हमको निकालना क्या है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट निकालने के लिए मतलब थीटा ना, तो थीटा इक्वल टू क्या आपका आएगा पाई माइनस π/6, क्योंकि टोटल यहाँ तक पाई है। अब पाई में से अगर अल्फा को सब्सटेट करेंगे तो आर्गुमेंट हमको मिलेगा थीटा। तब बोलिए यहाँ पे क्या होगा 5π/6। बट याद रखिए कि जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल निगेटिव होता है। एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, सॉरी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो एंगल क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, -5π/6, ठीक। ऐसे भी आप याद रखिएगा कि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है आपका आर्गुमेंट, ठीक। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव आर्गुमेंट होता है। इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका निकल गया। अब हम बोलेंगे आपसे कि आप निकालिए आप प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। क्या निकालिए, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालिए। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट निकालना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा बोले जैसे उसी टाइप करना है यहाँ पे। तो -5π/6 प्लस क्या कीजिएगा 2nπ। कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए एक एग्जांपल हम आप लोग और दे रहे हैं जो फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट का एग्जांपल दिए। एक एग्जांपल दे रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट का। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम आप लोगों को बोले, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका रियल एक्सिस पॉजिटिव होना चाहिए और इमेजिनरी एक्सिस नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, Z3 इक्वल टू 1 - I ले लेते हैं। Z3 इक्वल टू क्या लेते हैं, 1 - I। देखिए और 1 - I लिए, मान लीजिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे है, ये Z कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक। ये आपका 1 होगा, ठीक। और ये भी आपका 1 ही होगा, ठीक है, दोनों 1 होगा। हम बोले आपसे कि इस थीटा को निकालना है। क्या निकालना, इस थीटा को, क्लियर। ये थीटा को निकालना। अब क्या कीजिएगा, थीटा को अब निकालने के लिए tan थीटा का यूज कीजिएगा। तो क्या लिखिएगा, tan थीटा इक्वल टू 1/1, p/b होता तो 1/1। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखिएगा, tan π/4। तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा आपका π/4। इतना बात समझ में आया, ठीक। तो इसका आर्गुमेंट आपका देखिए अभी भी देख रहे हैं आप, निगेटिव एंगल ही आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करें तो एंगल कैसा होगा आपका, निगेटिव। तो बोलिए जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या होगा आपका, जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट आपका होगा -π/4, क्योंकि क्लॉकवाइज मूव करने में आपका निगेटिव एंगल और एंटी क्लॉकवाइज मूव करने में पॉजिटिव एंगल होता है, ठीक। अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू बोले आपसे, क्या बोले हम, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, -π/4 प्लस 2nπ होगा,
कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखिए इतना के बाद अब कुछ एग्जाम्पल और हम दे रहे हैं खुद से। देखिए कभी कभी कोई रियल नंबर होता है, सॉरी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, वो ओनली रियल लाइन पर ही होगा। कहाँ पे होगा? रियल लाइन पर। देखिए जेड इक्वल टू हम बोले 5, जेड इक्वल टू क्या बोले 5, या तो जेड इक्वल टू मान लो 9 या 6, कुछ भी मान ले सकते हो। जेड इक्वल टू 6 मान ले, जेड इक्वल टू 6 हम बोलेंगे। इसका आर्गुमेंट क्या होगा? इसका आर्गुमेंट क्या होता है? आप लोग अब बहुत अच्छा से सीख गए हैं, तो हम कुछ शॉर्ट ही बताएंगे तो आप लोग शायद समझ जाइएगा। ठीक, अब देखिए इस एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी एक्सिस। इसको हम लोग बोलते हैं रियल एक्सिस, उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अगर हम बोलें कि 6 यहाँ पे होगा, 6 यही लाइन पर ना होगा, जेड इक्वल टू 6 इस लाइन पर होगा। अब देखिए हम लोग आर्गुमेंट कहते किसको है? हम लोग आर्गुमेंट कहते हैं कोई भी लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल जेड बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। ठीक, अब फिर से आप देखिए यहाँ पे वो जो जेड है, वो जेड बोले आपका इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? अब बताइए, तो इस डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। तो थीटा कितना बना रहा है यहाँ पे? 0 डिग्री। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कितना हो जाएगा यहाँ पे? आपका आर्गुमेंट जेड हो जाएगा आपका 0। तो मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है, कहाँ पे है? पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा? 0। अब देखिए एक निगेटिव देते हैं हम आप लोग को, -6, इसको लिख सकते हैं -6 + 0i। क्या लिख सकते हैं इसको? -6 + 0i। देखिए इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, देखिए ये -6 यहाँ पे आएगा, आया कि नहीं? तो जेड इक्वल टू मान लीजिए कि -6 + 0i इस पॉइंट पर है। ठीक, यहाँ पे जेड है। अब बोलेंगे इसका आर्गुमेंट क्या होगा? इसका आर्गुमेंट क्या होगा? तो आप लोग फिर से वही बात सोचिए कि बोले थे सर कि जो पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल कितना डिग्री होता है? पाई। यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना एंगल होता है? पाई। तब बोलिए यहाँ पे आपका निकालिएगा आर्गुमेंट का वैल्यू, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई। सिंपल है, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई। अब इसको प्रिंसिपल वैल्यू में लिखिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू में लिखिएगा तो पाई + 2n पाई लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल और हम आप लोग को देते हैं जो इमेजिनरी एक्सिस का रहेगा। जो किस एक्सिस का रहेगा? इमेजिनरी एक्सिस का रहेगा। हम आप लोग को बोले जेड इक्वल टू लिखा हुआ है 3i, जेड इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3i। तो इसका आप ग्राफ बनाइएगा, इस टाइप का बनेगा। बोले ये तो रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। तो 3i मान लीजिए यहाँ पे है, i इमेजिनरी मतलब y एक्सिस के अलोंग, i इमेजिनरी मतलब कौन सा एक्सिस के अलोंग? y एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो बोलिए यहाँ पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? खुद से सोचिए, ये टोटल आपका 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है। कितना डिग्री का एंगल क्रिएट करता है? 90 डिग्री का। तो बोलिए थीटा यहाँ पे कितना, या तो ऐसे बोल सकते हैं आर्गुमेंट कितना हो जाएगा इसका? आर्गुमेंट जेड इक्वल टू π/2 कितना हो जाएगा? π/2। क्लियर? क्योंकि इमेजिनरी इसके साथ ओजेड के साथ कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। देखिए उसके बाद एक एग्जांपल और हम दे रहे हैं, जेड इक्वल टू -3i। जेड इक्वल टू कितना? -3i। तो क्या कीजिएगा इसके लिए? पहले ग्राफ बनाइए। मान लेते हैं यहाँ पे -3i है, यहाँ पे कितना है? -3i। आर्गुमेंट कहते हैं किसको है? आर्गुमेंट कहते हैं कि पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करेगा उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। तो बोलिए यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना क्रिएट करेगा? ये -π/2 क्रिएट करेगा। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा? ऐसे बोल सकते हैं, इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा? -π/2। आर्गुमेंट कितना हो जाएगा इसका? -π/2।
2। अब देखिए फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहे हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है, कहाँ पे पॉजिटिव रियल एक्सिस पर है, तो उसका आर्गुमेंट क्या होगा 0। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब निगेटिव रियल एक्सिस पर है, कहाँ पे है निगेटिव रियल एक्सिस पर है, तब उसका आर्गुमेंट पाई होगा। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव इमेजिनरी लाइन पर है, पॉजिटिव कहाँ पे इमेजिनरी पर है, तब उसका आर्गुमेंट π/2 होगा। फिक्स है, कोई चेंजिंग होने वाला इसमें नहीं है। ठीक, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जब निगेटिव इमेजिनरी लाइन पर है तो उसका जो आर्गुमेंट होगा -π/2 होगा। इतना तक क्लियर हुआ। ठीक, फिर से हम रिवाइज करवा दे रहे हैं। आप लोग बोले आपको हम आर्गुमेंट निकालने के लिए डिफाइन भी कोई है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स पॉइंट पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उस एंगल को ही हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड। बात समझ में आ गया। उसके बाद बोले इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। एक तो रिप्रेजेंट करते हैं जनरल वैल्यू में, दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू में। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट को हम लोग एम्पलीट्यूड ऑफ जेड बोलते हैं। ठीक, अब इसका भी कुछ प्रॉपर्टी है, इसका भी कुछ क्या है प्रॉपर्टी है। उस प्रॉपर्टी को हम देख लेते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसका प्रॉपर्टी पर लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका अभी हम कुछ देर पहले बोले कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा तो उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है। ठीक, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ पे रहेगा, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट नंबर, ऐसे भी लिख सकते फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स हैव पॉजिटिव आर्गुमेंट। ठीक, सेकंड लिख सकते हैं इसको। अब देखिए थर्ड और फोर्थ में नहीं, कहाँ पे थर्ड और फोर्थ में क्वाड्रेंट में आपका निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव आर्गुमेंट। ठीक है, क्लियर। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2। आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस Z2 इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इस तरह से बहुत सा n कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, उसको भी इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसको भी लिख सकते हैं हम लोग Z1 प्लस Z2 प्लस आर्गुमेंट Z3। ठीक है, सेम इसी टाइप के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। Z1 प्लस Z2 नहीं होता। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी इसका है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, डिवाइड के लिए भी इसका प्रॉपर्टी अप्लाई होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, आज एक प्रॉपर्टी और होता है आर्गुमेंट ऑफ Z का पावर n इक्वल टू n आर्गुमेंट Z। ठीक, मेनली इसका इतना ही प्रॉपर्टी होता है। आज का वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखें।